सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम के इस अंक में आज हम चर्चा करेंगे नए कृषि कानून पर। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई सुधार किए हैं। इसी के तहत संसद ने किसानों के लिए 3 नए कानून बनाए हैं। कौन से हैं ये कानून और ये कृषकों के लिए किस तरह ऐतिहासिक हैं, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन। बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में आपका। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं डॉक्टर राहुल रंजन। राहुल जी, सबसे पहले आपसे इन कृषि कानूनों को सिलसिलेवार तरीके से सरल शब्दों में समझना चाहेंगे, जिसे किसान भाई भी समझ सकें कि जो सबसे पहला जो कानून है, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, ये क्या है? राशिद जी, सीधी बात यह है कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है जी। यहाँ सब कुछ भी कृषि से ही निर्भर है और हिंदुस्तान की 70 से 75% आबादी अभी भी किसानी क्षेत्रों में है और हर व्यक्ति लगभग, चाहे शहरों में रह रहा हो या कहीं भी रह रहा हो, वो किसानी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए किसानों की चिंता करना सरकार के लिए बहुत वाजिब हो गया था। वर्षों से, आज़ादी के बाद से जो व्यवस्थाएं चल रही थी, उनमें संशोधन की आवश्यकता कई वर्षों से देखी जा रही थी। जब पहली बार मोदी सरकार बनी तो उन्होंने इन सारी चीज़ों पर विचार किया कि किसान कहाँ ठगा जा रहा है, किस तरीके से ठगा जा रहा है, और इतने सारी सरकारी योजनाएं शुरू होने के बावजूद भी, अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी किसान जहां का तहां क्यों पड़ा हुआ है। आज भी वो मट्टी में वैसे ही है जिस तरीके से वर्षों पूर्व था। तो इतनी सब कुछ होने के बाद, इतना विकास होने के बाद, आज सड़कें गांव-गांव तक, खेतों तक पहुंचने के बाद, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हर जगह गांव-गांव सड़कें पहुंची, खलिहान व्यवस्थित हुए, कृषि सामग्री व्यवस्थित हुई, सब उपज का सामान, खाद, बीज और ई टेंडरिंग की व्यवस्थाएं, सारी चीजें, व्यवस्थाएं, पैसे, सब चीज होने लगा। इसके बावजूद भी किसान आज वही फटे हाल, आज भी आत्महत्या की ओर किसान जा रहा है। तो सरकार ने इन सारी चीजों को मद्देनजर रख करके एक किसान कानून बनाने की प्रयास किया और विधेयक लेके आई। ये एक ऐसा विधेयक है कि इसमें किसानों को, जो एक बार बात कही जाती है कि किसानों को खेती लाभ का धंधा बनाया जाए, तो उसको एक व्यापार से सीधा जोड़ने की कोशिश की गई है। और मैं जहां तक समझ पाया हूं, इस कानून के माध्यम से किसान जिन चीजों से परेशान हो रहा था, जिन चीजों को लेकर के वो आज उबर नहीं पा रहा था, परेशानियों से मुक्ति, कर्ज में डूबा हुआ, कंटिन्यू कर्ज में डूबा रहता था, कभी उसके पारिवारिक, सामाजिक सारे कार्यक्रम उसके रुक जाते थे। अब किसान इस विधेयक के माध्यम से कुछ आगे देखेगा और उसके लिए हिंदुस्तान से बाहर का मार्ग प्रशस्त होगा। एक और दूसरा जो अहम कानून है, जो आपकी बात से ही जुड़ा हुआ है, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी जिसे कहा जाता है, क्या है ये? देखिए राशिद जी, क्या होता है कि मूलतः से किसान, हमारे यहाँ खेतीहर कहा जाता है, खेतीहर मजदूर जी, बेसिकली वो किसान होता है जी, लेकिन वो अपने खेतों में मजदूरी करता है, इसलिए खेतीहर मजदूर कहा जाता है, किसान कहा जाता है जी। अब होता ये है कि जो किसान अपनी जमीन में खेतीबाड़ी नहीं कर पाता है या फिर उसके पास थोड़ी सी जमीन होती है, तो वो कुछ और लोगों की जमीन को लेकर के उसमें मजदूरी करता है और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है खेत मालिक और उसके बीच में। अब वो मौखिक होता है जी। उस मौखिक के तहत जो भी सौदा तय हो, लेकिन रेट तय नहीं होता, एक मूल्य तय नहीं होता कि जो भी उपज हमने बोई है, जो बीज बोया है, वो उपज होगी तो उसका क्या निर्धारण होगा। ये कुछ मौसम के ऊपर, आपदा के ऊपर सब कुछ होता है और अंततः ये होता है कि किसान जो बोता है वो नुकसान में जाता है और व्यापारी उसको जो कह देता है कि साहब आपदा हो गई, सब हो गई, उपज नहीं है, तो किसान की पूरी साल भर की मेहनत उस फसल को उगाने में जो लगी बेकार चली जाती। अब इस कानून के तहत ये होगा कि व्यापारी, किसान और जो जमीन उसकी लेगा, जिसकी जमीन और जो बोएगा, इन दोनों के बीच में लिखित करार होगा। बिल्कुल, जो मतलब कानूनी रूप से लिखित, मतलब जैसे रजिस्ट्री होती है, स्टाम्प पे होता है, ऐसा लिखित करार होगा। लिखित करार मतलब ये कानूनी दस्तावेज हो गया। इसमें सरकार भी इन्वॉल्व हो गई, आपकी लोकल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई, राज्य सरकार भी इन्वॉल्व हो गई, सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अब जो किसान बोएगा और व्यापारी जो खेती करवाएगा, इन दोनों के बीच में करार हो गया। अब उस करार को तोड़ना मुश्किल होगा, मतलब किसान जो बोएगा उसको जो करार के समय रेट तय हुआ है वही देना पड़ेगा, चाहे अतिवृष्टि हो, ओले गिरे, सूखा पड़े, किसान से उसको कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि सरकार इसकी मॉनिटरिंग अब
करेगी। जी जी। तीसरा और अहम कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, जो 3 कानून जो तीसरा ये अहम है, वो क्या है? इसमें ये चीज आई है कि अब हुआ ये है कि मंडियां और सरकार तय करती है समर्थन मूल्य जी हर चीज का। जी। जो भी खेती से जमीन से उपज जो भी आती है उसका समर्थन मूल्य तय करती है सरकार। अब समर्थन मूल्य का जो अधिकार है, ये कहा जाए कि स्वतंत्र रूप से अब किसान अपनी फसल का मालिक है, वो कितने में बेचेगा उसको तय करना है, सरकार बीच में अब नहीं पड़ेगी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम के पिछले अंक में कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए इन्हें किसानों के हित में बताया था। क्या कुछ कहा था उन्होंने, सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोईजी ने नए कृषि कानूनों का इस्तेमाल कैसे किया, ये आपको भी जानना चाहिए। जितेंद्र भोईजी ने मक्के की खेती की थी और सही दामों के लिए उसे व्यापारियों को बेचना तय किया। फसल की कुल कीमत तय हुई करीब 3,32,000 रुपये। जितेंद्र भोई को 25,000 रुपये एडवांस भी मिल गए थे। तय ये हुआ था कि बाकी का पैसा उन्हें 15 दिन में चुका दिया जाएगा, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें बाकी का पेमेंट नहीं मिला। किसान से फसल खरीद लो, महीनों महीनों पेमेंट न करो। संभवतः मक्का खरीदने वाले बरसों से चली आ रही उसी परंपरा को निभा रहे थे। इसी तरह 4 महीने तक जितेंद्र जी का पेमेंट नहीं हुआ। इस स्थिति में उनकी मदद की सितंबर में जो पास हुए हैं, जो नए कृषि कानून बने हैं, वो उनके काम आए। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है, और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। राहुल रंजन जी, नए कृषि कानून को लेकर कई भ्रांतियां और गलतफहमियां भी हैं, इनके बारे में आपसे सच जानना चाहेंगे। जैसे अफवाह है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने के लिए कृषि बिल लाया गया है, एमएसपी का सबसे ज्यादा अगर डर जो है खत्म होने का, वो किसानों को एमएसपी को लेकर ही। ये जो विरोध है ना राशि जी, विरोध किसान जो विरोध कर रहे हैं ना, सिर्फ इसी डर को विरोध कर रहे हैं कि सरकार लेके आई है कि हमें अब समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। लेकिन किसानों को ये सोचना चाहिए कि अच्छी उपज होने के बाद भी यदि सरकार तय करती थी गेहूं का मूल्य, उदाहरण के तौर से देगी कि 1800 रुपए, 1600 रुपए, उसमें बोनस 100 रुपए, ऐसा सरकार तय करती, जबकि 2500, जबकि यही चीज 2800 में बिकता है। अब आप मतलब यदि अंदाजा आप लगाएं तो मध्य प्रदेश का सीहोर जिसका गेहूं देश भर में मशहूर है, और सीहोर में यदि आप गेहूं लेने जाएं तो 2200-2300 रुपए, 2600 रुपए समर्थन मूल्य, लेकिन यही बॉम्बे जाकर के 3200-3500 में बिकता है। और समर्थन मूल्य 1900 रुपए मिल रहा है किसान को, और वहां जाके 3000 तक 3000 मिलता है। अब ये हुआ कि किसान, सीहोर का किसान सीधे बॉम्बे में जाकर के अपना वहां के ट्रेडर के साथ में मिलेगा, अनुबंध करेगा और वहां सीधा बेचेगा। तो जो 1800 रुपए में यहाँ बेचना था उसको, और ये खलिहान से उसकी फसल बिकेगी, खलिहान से उसकी सीधी फसल उठेगी और बॉम्बे चली जाएगी, और बॉम्बे में उसको 3500 रुपए मिला, तो क्या नुकसान हुआ इसमें? लेकिन किसान इस चीज को समझ नहीं पा रहा। किसान को डर ये लग रहा है कि हमने ट्रैक्टर उठाया और सीहोर की मंडी में रख दिया, हमारा बच गया। लेकिन किसान को ये सोचना चाहिए कि हम सीहोर
मैं अपने घर से, अपने खेत से, अपने खलिहान से बिल्कुल। बॉम्बे का व्यापारी उठा करके यहाँ से लेके जाएगा। आपका मंडी शुल्क बच गया, बिल्कुल। आपका ट्रांसपोर्ट बच गया, बिल्कुल। सब चीज बचने के बावजूद भी किसान को यदि 1800 के बजाय यदि 2600 रुपए यही मिलते हैं सीहोर में, तो क्या बुरे हैं? बिल्कुल सही तो ये चीज है जी। एक और भ्रम है, नए कृषि कानून से कृषि उपज मंडियां जो हैं उनका अंत हो जाएगा, ये भी एक बड़ा डर है। जैसे एमएसपी का है वैसे ये डर है कृषि मंडियां बंद हो जाएंगी। देखिए, व्यवस्थाएं हैं ये, कृषि उपज मंडियां बंद हो जाएं तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म तो उपलब्ध करा रही है सरकार। सरकार को उपज मंडियां सरकार द्वारा निर्मित हैं, सरकार का वहां पर के स्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया वो सरकार का है, व्यवस्थाएं सरकार की गई हैं। अब इस किसान को यदि बड़ा प्लेटफॉर्म देना है तो छोटी चीज तो छोड़ना पड़ेगी किसान भाइयों को। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये भी सरकार की तरफ से कई बार स्पष्ट किया गया है कृषि उपज मंडियां बंद नहीं होंगी। अब जो व्यवस्थाएं भले से बदलें लेकिन मंडियां बंद नहीं। उसमें हम सीधी बात बताएं आपको, ये चीज उभर करके सामने आई है कि छोटा किसान क्या होता है कि अपने यहाँ हिंदुस्तान में 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर 1 एकड़ 2 एकड़ का किसान है। अब इसके पास इतनी क्षमताएं नहीं है कि वो बॉम्बे जाकर के कंप्रोमाइज कर सके या बॉम्बे जाके सौदा कर सके, कुछ कर सके। तो इन छोटे और मझोले किसानों के लिए ये मंडियां तो चालू रहेंगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब ये हुआ कि जो बड़ा काश्तकार है, जो 100 एकड़ का 150 एकड़ 300 एकड़ में जो काश्तकारी करता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। और छोटे जो किसान हैं 1 एकड़ 2 एकड़ वाले, जिनको अपन कहते हैं कि अपना खाना खर्चा उसी खेती जमीन से चलाते हैं, उन किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ भीड़ बच गई, वो तुरंत आएगा, तुरंत अपना सामान में। अब ये 2 दिन 3 दिन की लाइन लगाना, ट्रैक्टर में रहना, बैठे रहना, ये सारी समस्याओं से मुक्ति पा जाएगा और छोटे किसान यहाँ आकर के अपनी मंडियों में अपनी उपज बेच सकेंगे। बिल्कुल, तो फायदा हुआ। बिल्कुल। राहुल रंजन जी, ये भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये कानून जो है वो किसान विरोधी है। देखिए, दोनों चीज है। कोई चीज उठेगी तो उसके पक्ष में भी आएगा और विपक्ष में भी आएंगे। और हमारे यहाँ की सबसे बड़ी खासियत कह दीजिए कि हमारी जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सबसे पहले ढूंढा जाता है कि उसमें बुराइयां कितनी हैं। अच्छाइयां तो बहुत बाद में गिनी जाती हैं। तो ये तो क्या होता है कि एक ह्यूमर टाइप की अफवाह फैला दी जाती है। और मैं यहाँ तक इस आकाशवाणी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अपने किसान भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा कि कम से कम उन चीज़ों को लेकर के पहले एक तस्वीर सामने आने दें, सारी चीजों को सामने आने दें, किसी की बात में ना आए। विधेयक जो प्रारूप है, जो चीजें हैं, उसकी सब चीजें सामने आ जाने दें। आ जाने देंगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे कि उनके लाभ की बात है, ये बिल्कुल नुकसान की बात नहीं है। इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी के बहकावे में ना आए, पहले चीज़ों को स्पष्ट होने दें, समय दें थोड़ा चीज़ों को। श्रोताओं, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी नए कृषि कानून को किसानों के हित में बताया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। अभी तक किसान सिर्फ मंडी में और समर्थन मूल्य पर ही फसल बेच सकता था। जब किसान की खरीफ रबी की फसल आती तो मंडी में एक साथ इकट्ठी होती है और अधिक फसल आने से व्यापारी कम होते हैं, मांग कम होती, पूर्ति ज्यादा होती, इसलिए भाव गिरते हैं, उन्हें पौने भाव पे बेचना पड़ता था। लेकिन नए कानून के तहत अब कोई भी पैन कार्ड धारी लाइसेंस ले सकता है, खरीदी कर सकता है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। पूरा देश एक बाजार हो गया है और उससे किसानों को प्रतिस्पर्धा में ज्यादा रेट मिलेंगे। किसान के खेत से, खलिहान से, घर से कोई भी व्यक्ति, व्यापारी माल खरीद सकता है बिना टैक्स के, कोई रोक टोक नहीं। और इसलिए अब किसान पहली बार आजादी के बाद किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा। मैं किसान हूं, मेरे पास चना, गेहूं, सोयाबीन अच्छी क्वालिटी का है और बाजार में वो बिकता है। मान लो उदाहरण के लिए 2000 या 5000, समर्थन मूल्य उसका 5000 है, बाजार मंडी के अंदर वो 4800 बिक रहा है। लेकिन मेरे क्वालिटी अच्छी है, मेरे घर पे कोई व्यापारी आता लेना, मैं कहता हूँ ये 5500 में दूंगा या 6000 में दूंगा, लेना तो ले, नहीं तो आगे बढ़ो। और अगर व्यापारी को लगता कि इससे लेने से उसको और अधिक पैसा मिलेगा तो किसान को 500-1000 रुपये ज्यादा ही मिलेंगे। तो ये किसान के फायदे में है, भुगतान की भी गारंटी है। और मैं तो किसानों से ये आह्वान कर रहा हूं कि पहले अपना माल का सौदा करें, अपनी मर्जी से करें। पहली बार अपनी कीमत तय करने का किसान को मौका मिला है और उसको उससे अधिक मूल्य मिलेगा। किसान के वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी डाल सकेगा। किसान को वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में रखने से उसको बैंक से 75% राशि भी मिल जाएगी, जिससे वो अपना खाद भी, दवाई का पेमेंट कर सकेगा। और जब रेट अच्छे आएंगे
तब वो बेचेगा तो उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो व्यापारी और बिचौलिए कमाते हैं वो किसान कमाएगा। और इसलिए यह कानून देश हित के है, किसान हित के है। इससे किसान आत्मनिर्भर बनेगा, किसान की आय 2 गुना 4 गुना होगी, बिचौलिए खत्म होंगे और किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं किसानों की ओर से कि वाकई में ये किसानों के जीवन में एक नई क्रांति लाने वाला कानून है। ये किसानों की दशा और दिशा बदलेगा, ये तकदीर और तस्वीर बदलेगा और किसान को आत्मनिर्भर बनाएगा। और किसान खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा और निर्यात भी करेगा, ताकि जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाए। राहुल रंजन जी, नए कृषि कानून को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें किसानों की जमीन पूंजीपतियों को दे दी जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम बात कर रहे थे उसमें ये भी एक भ्रम है कि पूंजीपतियों को जमीन दे दी जाएगी। नहीं, ये भ्रम ही है। वो जो हमने आपसे पहली बात कही थी कि कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अपने उपज बोना है। आज देख लीजिए आप, जो आयुर्वेदिक की खेती हो रही है, हर्बल खेतियां हो रही हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट खेतियां हैं। बिल्कुल, ये कमर्शियल अपने ये हुआ हिंदुस्तान में हुआ कि अपने यहाँ जो होती है किसान परंपरागत खेती करता है, गेहूं, चना, अरहर, मूंग, दाल, ये सारी चीजें बो लेता है, लेकिन वो व्यापारिक खेती नहीं करता, व्यावसायिक खेती नहीं करता। व्यावसायिक खेती से बहुत दूर रहता है। सरकार की कोशिश ये है कि किसान व्यावसायिक खेती करे, जिसमें उसको पारंपरिक खेती के अलावा व्यावसायिक खेती, मतलब इसको कहते हैं कि अपना हार्ड कैश, बिल्कुल नगद उपज कहलाती है ये। यहाँ उपजी और यहाँ पैसा मिला, यहाँ उपजी पैसा मिला, मतलब किसान को वेट नहीं करना है उसमें। तो ये क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म जो है, मल्टीनेशनल कंपनियां, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां एक बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों को लेकर के किसानों के बीच में अनुबंध कर रही हैं, अनुबंध करके उस टाइप की खेतियां कर रही हैं। तो किसानों को उससे लाभ ही मिलने वाला है, उससे नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि आज किसान इतना सक्षम नहीं है कि अपने खेत में उतना पैसा लगा सके। यदि अनुबंधित खेती में पैसा लगाने वाला कोई है और उपज का लाभ आपको बराबर मिल रहा है तो उसमें नुकसान की तो कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बची। जमीन आपकी है, एग्रीमेंट आपसे हो रहा है, और वो तय समय के लिए हो रहा है, 6 महीने के लिए, 1 साल हाँ, के लिए। बिल्कुल। तो जमीन तो फसल के लिए एग्रीमेंट, जमीन के लिए नहीं, ये बिल्कुल मालिकाना हक नहीं है। ये सिर्फ उस उपज का मालिकाना हक दिया जा रहा है जो बोएगा, बस। किसान जमीन नहीं, जमीन छीनने का कुछ नहीं है। ये ग्लोबल फार्मिंग कहलाती है। ये पूरे मतलब ये हिंदुस्तान में इसका प्रचलन अभी 8-10 सालों से शुरू हुआ है। किसानों को इससे लाभ मिलेगा। किसान भाइयों को घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। वो जमीन से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े रहेंगे, जमीन उनकी रहेगी, जमीन उनकी माता कही जाती है, तो वो उनको माँ से कोई नहीं छीन सकता। और ये इसी से जुड़ा हुआ ये एक अगला सवाल भी था, भ्रम था कि जो फैलाया जा रहा है कि बड़े कॉर्पोरेट को फायदा होगा और किसानों को नुकसान होगा। नहीं, बड़े कॉर्पोरेट को फायदा उनके स्तर पे होगा, क्योंकि पूंजी लगाएंगे, वो पूंजी लगाएंगे, वो अपने स्तर पे करेंगे, लेकिन किसानों को उससे नहीं होगा। जैसे मैं सीहोर वाली आपको बात कह रहा था कि सीहोर के किसान का सरबती गेहूं यदि सीहोर में बॉम्बे की कोई ट्रेडिंग कंपनी 2600 रुपए में खरीदती है तो किसान को तात्कालिक लाभ सीहोर में मिल गया 2600 रुपए। बिल्कुल। बॉम्बे में यदि वो 3600 रुपए का जाकर के बेचती है तो ये मुनाफा तो ट्रेडिंग कंपनी कमाएगी ना, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगी, सब चीज करेगी, लेकिन उसमें किसान कोई घाटे में नहीं होगा, किसान को पूरा लाभ मिलेगा इस चीज का। इसलिए इस तरह का भ्रम बिल्कुल ना पालें किसान भाई। बिल्कुल। उदाहरण के लिए जैसा आपने शरबती गेहूं का बताया, तो करीबन 800 से 1000 रुपए क्विंटल का फायदा तो एमएसपी से ऊपर उनको मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक चीज और हम बता दें आपको कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस तरीके की है कि यहाँ किसान को नगदी जो भी तय होगा कि 30%, 40% एडवांस के रूप में देना पड़ेगा, जबकि अभी ये नहीं होता। ये होता है कि उपज के बाद, उपज हो गई, आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, पाला पड़ गया, सारी चीजें हो गई, तो उसका भरपाई किसको पड़ना पड़ती? किसान को। व्यापारी नहीं करता था। अब ये अनुबंध में ये होगा कि अनुबंध में किसान को 40%, 30% जो भी होगा वो नगद राशि देना पड़ेगी। तो इसमें एक और मुझे जो फायदा समझ में आ रहा है कि किसान जो
ब्याज पे उठा के पैसा और जो फसलों में लगाते थे, वो फसल के लिए इधर उधर से उधार लेते थे, ब्याज पे पैसा लेते थे, सोसाइटियां देती थी उनको, तो उससे भी बच जाएंगे। नहीं, उससे तो सीधे सीधे बच रहे हैं, क्योंकि यदि आपका खेत यदि व्यापारी ले रहा है, कोई ट्रेडिंग कंपनी ले रही है, बड़े व्यापारी ले रहे हैं, तो आपको उतना पैसा मिल रहा है विदाउट इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल विदाउट इंटरेस्ट है, क्योंकि अनुबंध में तय हो रहा है वो सारी चीजें। तो बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूरत है। किसानों को डरने की कतई जरूरत नहीं कि उनकी जमीन छीन रही है, ये व्यापारी उनको छीन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और ये एक भ्रम है कि अफवाह है कि बड़े कॉरपोरेट को, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसानों का शोषण करेंगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं तो अपने हिसाब से वो शर्तें लगा देंगी या कुछ, ये एक भ्रम ये भी है। सबसे चीज ये है कि सरकार नाम की कोई चीज तो है जी। सरकार यदि विधेयक लेके आ रही है तो उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा जी। और जो अपने यहाँ का प्रशासनिक ढांचा है वो ऐसा तो नहीं है कि निजी सेक्टर को सब चीज छोड़ करके हाथ पे हाथ रख करके सरकार बैठ जाएगी कि हमने तो व्यापारियों के हवाले किसानों को छोड़ दिया। मॉनिटरिंग तो सरकार की बराबर बनी रहेगी, व्यापारी को बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं छोड़ दिया जाएगा। यदि इस तरीके से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो सरकार की आवश्यकता बचेगी ही नहीं, सरकार का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो सरकार और किसानों के बीच में जो नाता है वो नाता जुड़ा रहेगा और सरकार कभी भी हिंदुस्तान में, खास तौर से हिंदुस्तान का एटमॉस्फेयर जो है किसानों के पक्ष में लेकर के और किसान का विरोध करके, वो किसानों के विपक्ष में बात करके कोई भी सरकार हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। इसलिए मैं जहां तक समझता हूं कि या भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार हो तो इस तरीके की कोई भी भ्रम पालने की गलती नहीं होगी। इसलिए किसानों को बिल्कुल चिंतित होने की कतई जरूरत नहीं है। बहुत सोच समझ के और लंबे समय से, मतलब 7-8 नहीं 10 साल के पूरे प्रयासों के बाद में, पूरा इतिहास देखने के बाद में, किसानों की समस्याओं को, उनके मुद्दों को, उनकी जमीन से जुड़ी हुई एक एक प्रॉब्लम्स को देखने के बाद में ये तय किया गया, तब जाकर के विधेयक में सारे बिंदु रखे गए हैं कि किस तरीके से इसको अमली जामा पहनाना है जी। और वो उस तमाम उन बातों का ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह से किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य ही यही है, किसानों की आय बढ़ानी है, उनको उन्नत बनाना है किसानों को जी। और रायसेन जिले के किसानों ने कृषि विधेयक पर फैलाए जा रहे भ्रम को गलत बताया है। अगर किसानों की बात की जा रही तो हम किसानों की ही बात करेंगे कि ग्राम बरौला के किसान अवतार सिंह बताते हैं कि कृषि सुधार कानून से किसान को उपज का उचित मूल्य मिलेगा। देखते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि किसानों के हित में काम किया, तो इससे बिल्कुल किसान के लिए सही बजट, सही पैसे मिलेंगे और इससे किसानों के लिए फ़ायदा ही है। अब फसल वगैरह कहाँ बेच सकते हैं सर? कहीं भी बेच सकते हैं, भोपाल, रायसेन, विदिशा, इंदौर, कहीं पर भी बेच सकते हैं। और इससे बिल से किसी नुकसान नहीं होने चाहिए, फ़ायदा है, इससे किसान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। वहीं परसौरा गांव के किसान चुन्नीलाल गौर बताते हैं कि कृषि सुधार कानून से किसान अब आज़ादी के साथ अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेच सकता है। केंद्रीय सरकार जो कानून अध्यादेश लेकर आई है किसानों के हित में है, इससे सभी किसान भाइयों को फायदा है। अब किसान अपनी फसल को स्वतंत्रता के साथ कहीं भी बेच सकता है, जहां अच्छे दाम मिलेंगे वहां अपनी फसल बेच सकता है। केंद्र सरकार का यह निर्णय किसान भाइयों के हित में है और मोदी जी किसानों का कभी बुरा नहीं करेंगे, अच्छा ही कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने अच्छा ही किया है। जो लोग भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं वो सही नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ये किसानों की हमने बात सुनी, किसान खुद ये मानते हैं, हालांकि भ्रांतियां कुछ हैं जिनको हम जिनका निदान हम कर रहे हैं, किसान भाइयों को बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और भ्रम यह है कि ये बिल किसानों को कोई भी मूल्य गारंटी प्रदान नहीं करता है, मतलब कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाजों की खरीद फरोख्त का अधिकार भी भारतीय खाद्य निगम के पास से खत्म कर दिया जाएगा। ये एक भ्रम है। नहीं, भ्रम देखिए, भ्रम नहीं, ये सच है जी। सच ये है कि अब हमने किसानों को, सरकार ने स्वयं तय करने का दे दिया है कि आप स्वयं तय कीजिए कि आपकी फसल कितने में बिकेगी। हम कौन होते हैं तय करने वाले? बिल्कुल। सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि हम नहीं तय करेंगे। यदि आपकी प्याज
मंडी में आकर के यदि आप अपने खेत पर जाकर के 20 रुपए केजी बेचना चाहते हैं तो आप 20 रुपए किलो बेचिए। जी। मंडी में आकर के 2 रुपए किलो क्यों बेच रहे हैं? जी। आप खेत में ही बेचिए ना। तो सरकार ने किसानों को स्वतंत्र कर दिया कि आपकी जो मूल्य लागत है उपज की, जी। आप मूल्य लागत में अपना लाभांश जोड़ करके अपनी उपज का रेट तय कीजिए और व्यापारी मजबूर होगा उस रेट पर लेने के लिए, आपसे बार्गेनिंग नहीं कर सकता। जी। आप तात्कालिक रूप से देखिए, मैं आपको उदाहरण बताऊं कि मटर, जी। आज की तारीख में हमको मटर मिलता है, यदि आप देखें तो 30 रुपए केजी। जी। 30 रुपए केजी, और किसान से आप पूछेंगे तो किसान बोलेगा कि हमको 2 रुपए किलो मिलता है। बिल्कुल। 2 रुपए किलो लाभांश। उसमें उसकी तुड़ाई शामिल है, बीज लगाने से लेकर के तुड़ाई, और तुड़ाई से लेके मंडी तक पहुंचाने में उसको 2 रुपए, 1.5 रुपए से 2 रुपए किलो मिलता है। जी। यदि सब चीज करने के बाद अब आप समझिए कि 2 रुपए उसको लाभांश मिल रहा है, तो मंडी तक आते आते उसका रेट 30 रुपए हो रहा है, तो बीच में कितने बिचौलिए हैं? बिल्कुल, ग्राहक के पास तक 30 रुपए हो रहा है, तो कितने बिचौलिए हैं? लेकिन किसान को तो 2 रुपए मिला। जी। यदि किसान अपने खेत पर उस फसल को 20 रुपए केजी बेचता है, जी, तो ये बड़ा व्यापारी लेकर के जी, आपको मंडी में तो एक ही बिचौलिया बचा ना, और किसान को फायदा कितना हुआ? 20 रुपए। जहां 2 रुपए मिलते थे वहां उसको 20 रुपए मिलेंगे। तो ये फायदा, ये बारीकियां हैं। इन बारीकियों से किसान भ्रमित हुआ जी, कि उसको ऐसा लग रहा है कि हमारा समर्थन मूल्य तय नहीं होगा तो हम घाटे में हो जाएंगे। तो समर्थन मूल्य किसान भाइयों को तय करना है। हमें प्याज और समर्थन मूल्य खत्म नहीं हो रहा, समर्थन मूल्य जारी रहेगा। अगर आपको बेचना है मंडी में जाकर, वो मैंने पहले कहा कि जो छोटी जो मंडियां हैं, मंडियां तो चालू ही है ना, मंडियां चालू रहेंगी। जो छोटे किसान हैं उनको अपनी उपज बेचने की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। बड़े किसानों की बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़े किसान हैं उनकी बात की जा रही है। मंडियां बंद नहीं है, वो आकर के यहाँ बेचेगा अपनी उपज को, उसको तय करना है अब। लेकिन सरकार को इससे सुविधा ये होगी कि अब उसे समर्थन मूल्य तय करने में बहुत सारी चीजों पर विचार करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और केंद्र सरकार, एक और ये अफवाह है कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए एपीएमसी कानून को रद्द कर सकती है। पहले तो जो डॉक्टर साहब, एपीएमसी कानून क्या है? ये क्या होता है? इसको कहते हैं अपन मंडी शुल्क। जी। सीधी भाषा में कहें कि मंडी शुल्क कहते हैं। हर स्टेट में एक मंडी शुल्क है। जी। अब क्या किया गया है, सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से मंडी शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। जी। अब कहीं भी आपको मंडी शुल्क नहीं देना है। जी। अपनी उपज को आप जहां चाहें, इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बेचें या विदेश में बेचें, आपको कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे। सीधी बात, सीधी किसान भाइयों को समझना चाहिए कि वो अपनी उपज को लेकर टैक्स फ्री हो गए हैं। जी। अभी तक ये लगता था कि मंडी में आना है, ट्रैक्टर लगेगा, बिचौलिए रहते थे बीच में कि आपका नंबर पहले लगा देंगे, तो उनको वहां भी देना पड़ता था, मंडी शुल्क अलग से लगता था। तो ये सारी चीजें अब वो किसान बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। कहीं भी मार्केटिंग कीजिए, कहीं भी अपनी उपज बेचिए, कहीं भी जाइए, आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। जी, तो मोटे तौर पर अगर हम, क्योंकि अब समय समाप्ति की ओर है, तो मोटे तौर पर अगर हम किसान भाई समझना चाहें कि नए कानून से उनको क्या लाभ है, तो ये एक समझ आता है कि एमएसपी लागू रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी जो कृषि उपज है उसको और मोटे दाम पर बेच सकते हैं। स्वतंत्र हैं। बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप कंपनी के साथ करार कीजिए, पहले ही करार हो जाएगा, तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे वो ओले हों, अतिवृष्टि हो, सूखा हो, उसका नुकसान किसानों को नहीं उठाना पड़ेगा। उसमें सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। बिल्कुल, उसमें सरकार है मध्यस्थ। सरकारी स्टैंप पे यदि लिखा पढ़ी हो रही है, रजिस्ट्री हो रही है, तो अब सरकार उसमें बीच में है, तो किसानों को डरने की आवश्यकता ही नहीं है इस मामले में। किसान बिल्कुल निश्चिंत रहे। डॉक्टर राहुल रंजन जी, कृषि कानूनों को लेकर आपके द्वारा दी गई जानकारी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अहम है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार आशीष जी, किसान भाइयों नमस्कार। तो अगले अंक में फिर किसी अहम मुद्दे पर बात करेंगे, कार्यक्रम सुर्खियों में। नमस्कार। सुर्खियों में